हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड ठाकुर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक एज यूजुअल। आर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। हाल ही में इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। सो व्हाट इज दैट एग्रीमेंट, विल लर्न ओवर हियर। आर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक नया डिमांड अराइज हुआ है, सो वी लर्न अबाउट दैट डिमांड। हमारा अगला टॉपिक होगा सैनिटेशन स्टाफ के लिए एक अपलिफ्टमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है तमिलनाडु में। तो स्कीम क्या है यहाँ पर जानेंगे। अगला टॉपिक है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट लॉन्च किया है, उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज राशिद रोवर, UAE का सबसे पहला मून रोवर, उस रोवर के बारे में यहाँ पर हम डिटेलिंग करेंगे। अगला टॉपिक है सॉन्ग बर्ड एक पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो इस सॉन्ग बर्ड के बारे में हम जानेंगे। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। राइट, यस, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर आपको सारे PDFs अवेलेबल होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। चाहे आप जो आज की क्लासेस ले रहे हैं इसके PDFs भी आपको वहाँ अवेलेबल होंगे। साथ ही में आपको सारे अलग इंपॉर्टेंट PDF जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिन आता है 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे। एलिस वॉकर ने कहा है द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप their power is by thinking that they don't have any। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि कोई भी इंसान अपनी पावर गिव अप कैसे करता है। वो पहले ही बिलीव कर लेता है कि मेरे पास कोई पावर है ही नहीं। तो यहाँ पर इंसानों के अधिकार की बात की गई है। ये हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर के दिन ही सन 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था 1948 में। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर बताया गया है कि इंसान से कुछ राइट होता है जो कि जिसको छीने नहीं जा सकते, कुछ अधिकार होते हैं रिगार्डलेस ऑफ, चाहे वो किसी भी रेस के हो, कलर के हैं, रिलीजन हो, सेक्स हो, लैंग्वेज हो, पॉलिटिकल हो, ओपिनियन हो, कोई भी चीज़ हो, इनके रिगार्डलेस उनके कुछ अधिकार होते हैं जो कि किसी भी इंसान से छीने नहीं जा सकते हैं। वही उन्हीं को हम ह्यूमन राइट कहते हैं और उसी के लिए हम, उसी के अवेयरनेस के लिए, उसी की जानकारी के लिए हम ह्यूमन राइट से सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का ह्यूमन डे का सेलिब्रेशन है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड कॉल फॉर एक्शन इज स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। राइट, अब यहाँ पर इतिहास की बात करें, टाइमलाइन की बात करें, 1865 इस समय तक स्लेवरी बहुत ही ज़ोरों पर था। स्लेवरी क्या होता है? मतलब किसी भी इंसान से आप मजदूरी करा रहे हैं, उसको पैसे ना देकर सिर्फ खाने पीने पर जिंदा रख रहे हैं, वो भी प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, उसे हम स्लेवरी कहते हैं। तो उस समय लगभग पूरी दुनिया में कई कंट्रीज़ में, अफ्रीकन रीजन में, इंडिया के कुछ पोर्शंस, तो इंडिया में तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कुछ कुछ कंट्रीज़ में स्लेवरी चलता था। राइट, उसके बाद आता है 1941 से 1945। यहाँ पर हॉलोकास्ट, नाजीज जर्मनी, हिटलर, इसके बारे में आपने जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वहाँ पर 11 मिलियन से ज़्यादा लोग की डेथ हुई थी इनके कारण। उसके बाद आता है 1948, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 10 दिसंबर के दिन राइट टू ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद से इस पर काम किया जाने लगा। 2015 में आता है इक्वलिटी फॉर ऑल। यहाँ पर फिनलैंड ने एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को पास किया जहाँ पर बिजनेस प्लेसेस पर या फिर कहीं पर भी एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी फॉर ऑल लॉन्च किया गया था। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ 11 दिसंबर, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। अब माउंटेन्स का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को अलॉट किया है ताकि हम इसको एज ए इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकें। UN के अकॉर्डिंग माउंटेन में दुनिया की आधी से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड हैं और वहाँ पर 30% जो भी बायोडाइवर्सिटी एरिया है पूरी दुनिया में वो माउंटेन्स पे ही लोकेटेड है। हम ये भी जानते हैं कि पूरी आबादी जो है, पूरी दुनिया में जो आबादी है या कह सकते हैं आधी आबादी है, वो माउंटेन के फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। हम पानी पीते हैं, जो नदियों में पानी आती है वो फ्रेश वाटर होती है, हालांकि आते आते गंदी हो जाती है, लेकिन उसको प्योरीफाई करके उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है इरिगेशन में, पीने में। तो यहाँ पर हम जानते हैं माउंटेन का फ्रेश वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग माउंटेन में रहते हैं वो तो वहाँ से डायरेक्ट वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं, जो लोअर एरियाज़ में रहते हैं, उन पानी को भी कंज्यूम करते हैं। और हम ये भी जानते हैं दुनिया का जो 80% फूड सप्लाई है, जो कि 20 प्लांट और स्पीशीज़ से लोकेटेड है या फिर डिपेंडेंट है, वो पहाड़ों में ही पाई जाती है या फिर यहाँ से ओरिजिनेट की हैं। जैसे कि आप मेज़, पोटैटोज़, बार्ली, शॉरगम, टमाटोज़ एंड एप्पल, ये सारी चीज़ें माउंटेन से ही ओरिजिनेट की हैं, हालांकि अब और जगह भी इनको उगाया जाता है।
हम जानते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में वुमेन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इसी साल इसी के वजह से 2022 का जो थीम रखा गया है वुमेन मूव माउंटेन्स, कितना अच्छा थीम है यहाँ पर दिया गया है। अगेन दीज कैन बी यूज इन योर आंसर राइटिंग। आप इन थीम्स के कोटेशंस को आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस साल का ये थीम रहा है, तो आप कितना इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों का आप जान सकते हैं। थीम यहाँ पर 2021 के थीम की बात करें तो वो था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 11 December again. This is celebrated as UNICEF Day. UNICEF stands for United Nation International Children Emergency Fund. अब यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के लिए जो भी एक इमरजेंसी फंड एलोकेटेड हुआ है, पूरे दुनिया में जो भी डिप्राइव्ड बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है उनके तक ये फंड्स पहुंच सके ताकि वो यूटिलाइज कर सकें, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, राइट। तो ये हर एक बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। जो भी बच्चे बहुत ही टफ कंडीशंस में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, दुनिया के सबसे टफेस्ट प्लेसेस पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अफ्रीका के एकदम गांव में काम करती है जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इवन इंडिया में भी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। लगभग 190 देशों में ये काम करती है, वो चाहे वो दुनिया की टेरिटरीज हो, वर्ल्ड्स की हो, यहाँ पर ये काम करती हैं। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 इस दिन स्टैब्लिश हुआ था ताकि बच्चों के जो भी इमरजेंसी नीड्स हो, वॉर के बाद यूरोप और चाइना में, हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1946 से पहले, तो वॉर के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली ये फंड्स एलोकेट किए गए थे यूरोप और चाइना में यूटिलाइज करने के लिए। उसके बाद 1950 में इसको ब्रॉडन कर लिया गया, इसके स्कोप को, और पूरी दुनिया में इसको फैला दिया गया। यूनिसेफ 2022 का जो यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस साल का थीम है वन टीम फॉर चाइल्ड राइट्स, राइट। अब यूनिसेफ क्या होता है, राइट्स, हर बच्चे के राइट्स को प्रमोट करता है और उसको बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 14 दिसंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। तो ये 2001 में फॉर्म हुआ था और इम्प्लीमेंट किया गया था इसको एक तरीके से, और 2022 में 9 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अब ये जो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में। बहुत तरीके की बॉडी होती है आप इंडिया में जानते हैं, ये पॉलिटी में आप पढ़े होंगे आपने। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिया में एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है हम जानते हैं, हम बहुत बुरी तरीके से एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जितने भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनको हम यूज़ करते जा रहे हैं, चाहे आप फॉसिल फ्यूल्स ले लीजिए, कोल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, उसको हम यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं हम एनर्जी को कम कंज्यूम करें ताकि सस्टेनेबली आगे भी लोगों के लिए वो बच सके, उसीलिए आज का दिन स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 16 दिसंबर विच इज़ सेलिब्रेटेड एज विजय दिवस। आप जानते हैं 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था और एक नया देश बना था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके नए देश का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय इंडिया को पाकिस्तान पर जीत विजय हासिल हुई थी। उसी को उपलक्ष्य में हम 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर RBI और मालदीव्स के मॉनेटरी अथॉरिटी, इन्होंने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। दिस इज पार्ट ऑफ योर GS पेपर 3 इकोनॉमी। यहाँ से आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का बैंक है, और मालदीव्स कौन सा बैंक है यहाँ पर है, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक है वहाँ पर मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है। इन दोनों के बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसके तहत जो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है ये $200 मिलियन इंडिया से विड्रॉ या फिर निकाल सकती है या फिर ले सकती है, राइट। अब यहाँ पर एक बात आती है करेंसी स्वैप का। करेंसी स्वैप क्या होता है, स्वैप टर्म से ही बहुत ही सिंपल सा मतलब है, स्वैप मतलब कि एक्सचेंज करना। तो करेंसी स्वैप का यहाँ पर डेफिनेशन क्या बताया गया है, अ करेंसी स्वैप इज अ ट्रांजैक्शन इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी विद ईच अदर बट इन डिफरेंट करेंसी। यानी कि आप जानते हैं जैसे इंडिया है और मालदीव्स है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया करेंसी रुपी है, मालदीव्स की दूसरी करेंसी है, तो दोनों आपस में करेंसी को स्वैप करते हैं लेकिन करेंसी अलग होती है, राइट। अब इसको किया कैसे जा सकता है, देखिए इसको सिंपल टर्म्स में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको करेंसी स्वैप का मतलब समझ में आ जाए। तो जैसे ये कंपनी A है, कंपनी B है, यहाँ पर आप इंडिया मान लीजिए, यहाँ पर आप मालदीव्स मान लीजिए, राइट। अब इंडिया को कुछ पैसों की ज़रूरत है, अब इंडिया में वो लेती है तो इसको लोन मिलते हैं, जो भी होता है कम इंटरेस्ट में मिलता है। लेकिन वही दूसरे कंट्री में जाकर अगर इंडिया लोन लेता है या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है
तो इसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर यहाँ से पैसे ले जाए फिर भी यहाँ पर एक्सचेंज रेट होंगे, तमाम चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मालदीव्स है, मालदीव्स को अगर अपने देश में लेना है लोन या कुछ भी पैसे की ज़रूरत हो तो अपने बैंक से वो ले लेगा, लेकिन अगर वो इंडिया में आके यहाँ पर कुछ सेटअप करना चाहता है, कोई कंपनी बिल्ड करना चाहता है और यहाँ पर मालदीव से अगर वो पैसा ले जाता है तो अगेन करेंसी चेंज, एक्सचेंज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, साथ ही में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम जान देते हैं दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली ज़रूरत है, इंडिया को मालदीव्स में ज़रूरत है, मालदीव्स को इंडिया में ज़रूरत है। तो अपने हिसाब से इनको रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे इन दोनों, एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करेंगे। मालदीव्स वाले कंपनी यहीं से पैसे ले लेंगे, इंडिया वाले पैसे यहीं से ले लेंगे, और जो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो एक्सचेंज होता है, तमाम चीज़ होती है वो हेड्ज हो जाएंगे, मतलब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कंपैरेटिवली कम पड़ेंगे। तो ये करेंसी स्वैप का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो दिस इज हाउ करेंसी स्वैप वर्क, यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने बताया है यहाँ पर। अब इस स्वैप एग्रीमेंट के अंडर में क्या है, तो इस स्वैप एग्रीमेंट के अंदर में जो भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग होती है, शॉर्ट टर्म एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होता है, या फिर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस के अंडर में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 2020 में आरबीआई ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ, जहां पर 400 मिलियन यूएस डॉलर तक श्रीलंका यहाँ पर ये स्वैप हो सकता था। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो भी होते हैं ये करेंसी स्वैप में एंगेज होते हैं। इनका रीज़न क्या होता है, तो जो भी शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे इंडिया को दूसरे देश में अगर पैसों की ज़रूरत है तो उसको अपने करेंसी को चेंज कराना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर हुआ ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए, और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉन्सेप्ट है, यानी इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका सिंपल टर्म से मतलब अगर हम समझना चाहें तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो पैसा इंडिया से बाहर गया और जो पैसा इंडिया में आया, इन दोनों को अगर हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों को हम कैलकुलेट करो, अगर ये बैलेंस फॉर्म में आ जा रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसे हम डेफिसिट कह देते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमी में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट दिस इज इन सिंपल टर्म्स, पैसा कितना गया, कितना आया, क्या बैलेंस है, क्या ये सेम है, क्या ये डेफिसिट है, क्या ये सरप्लस है, उस चीज़ को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर यहाँ पर जो भी स्वैप ऑपरेशन है या फिर स्वैप करेंसी यहाँ पर जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, इससे क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है या फिर ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और यहाँ पर करेंसी रिस्क के जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं इससे बचते हैं लोग और फ़ायदा हो जाता है दोनों कंट्रीज़ को, राइट। तो दिस इज़ अबाउट स्वैप एग्रीमेंट इस साल का। अब आरबीआई ने एक स्वैप फैसिलिटीज़ के लिए सार्क कंट्रीज़ के लिए एक स्वैप फैसिलिटी लाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया था। अब सार्क कंट्रीज़ क्या होते हैं, तो सार्क मतलब क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो ग्रोइंग एशियन कंट्रीज़ हैं, उनसे यहाँ पर एक उनके रिलेटेड एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। अब कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं ये आपको भी जानना चाहिए, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी एग्जाम्स में ये आ जाते हैं। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दीज आर कंट्री ऑफ सार्क। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको आप याद रखना चाहिए आपको एक्चुअली। नाउ 15 नवंबर 2012 में सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन में आया था, और इस यहाँ पर जो भी फैसिलिटी दी गई थी इसमें यूएसडी $2 बिलियन तक का एग्रीमेंट, स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर लागू हो सकते हैं सार्क कंट्रीज़ के साथ, राइट। अब ये जो भी स्वैप ड्रॉल्स है, विड्रॉल्स मतलब क्या होता है, पैसे निकालना है, यूटिलाइज करना, या तो यूएस डॉलर में होगा, यूरो होगा, या फिर इंडियन रुपीज़ में होगा, ये 3 करेंसी यहाँ पर यूज़ होनी है, राइट। अब ये फैसिलिटी जो है ये सार्क मेंबर कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उसके अंदर की सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि हाल ही में अभी हमने देखा इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ, राइट। मूविंग टू यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 2019 में एक क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। अब करेंसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर भी दिया गया है, यू कैन रीड आउट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है, ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है पॉलिटी का, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर स्टेट्स फॉर्मेशन होने हैं। खबरों में क्या है, तो त्रिपुरा के पॉलिटिकल पार्टी के चीफ 2 दिन यहाँ पर धरना पर रहे, जंतर मंतर दिल्ली में, यहाँ पर धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, और इनका डिमांड था कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। अब ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ की कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ यहीं से पाई गई, मतलब यहीं से वो उत्पत्ति हुई हो उनकी, उनको हम इंडिजिनस कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए इस डिमांड को यहाँ पर मांगा जा रहा है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। अब हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट आर्टिकल बनाए गए हैं स्टेट फॉर्मेशन के लिए, आर्टिकल 2 और 3। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से पावर ड्राइव करता है, यहाँ से नए स्टेट्स इंडिया में फॉर्म हो सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया गया है, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बताया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था।
पोस्ट इंडिया कंसोलिडेशन। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, त्रिपुरा में 19 नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, नॉट यहाँ पर त्रिपुरा में 19 ट्राइब्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो मेजर है त्रिपुरीज, इनको टिपरा या फिर तिप्रसाज कहते हैं, ये सबसे बड़ी हैं। अगर हम 2011 के सेंसस को लेके देखें तो जो त्रिपुरीज हैं स्टेट में 5.9 लाख्स इनका नंबर है, राइट, इस ट्राइब का। उसके बाद ब्रू और या फिर रियांग, इनका जो पॉपुलेशन है 1.88 लाख्स है, और जमातियास का पॉपुलेशन है 83,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कौन से ट्राइब का है, तो ये है त्रिपुरीज का, और यही लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। और सिर्फ त्रिपुरीज के लिए नहीं, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में, इन एरियाज़ में, उनके लिए भी ये डिमांड की जा रही है, राइट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर त्रिपुरा कैसे फॉर्म हुआ था, तो त्रिपुरा एक किंगडम था जो कि मानेक डायनेस्टी द्वारा रूल किया जाता है 13वीं सेंचुरी से लेकर कब तक, 1949 तक। जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था, त्रिपुरा एक अलग स्टेट नहीं बना था, तब तक मानेक डायनेस्टी द्वारा ये रूल किया जाता था, राइट। हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अंग्रेज कम पहुँच पाए थे, इसलिए वहाँ पर जो लीडर्स थे वहाँ पर वो पहले के ही वहाँ पर थे, मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनल वहाँ पर रूल चलता था। वहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए एक डिमांड आने लगा। क्यों आने लगा, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी होने लगी, और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज़ या फिर डिक्लाइन देखा जाने लगा। यहाँ पर हम जानते हैं 1947 से लेकर 1971 के बीच में यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान या फिर जो भी बांग्लादेश कह सकते हैं, वहाँ से बंगालीज बहुत ज़्यादा यहाँ त्रिपुरा में शिफ्ट होने लगे। मैप में भी हम देखेंगे आगे, मैप में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ बगल में ही है, त्रिपुरा है, तो यहाँ से इंसर्जेंसी या फिर लोग यहाँ पर आने लगे, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन का रिडक्शन हो रहा था, तो 1881 में जहाँ पर ट्राइबल्स का पॉपुलेशन 63.77% था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही पॉपुलेशन 2011 में घटकर 31.80% हो गया। तो ये एक इनका मेजर कंसर्न है कि बहुत सारे यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का यहाँ पर बॉर्डर जो शेयर होता है वो 860 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर होता है सिर्फ त्रिपुरा स्टेट से। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है, जो इंडिजिनस पीपल का पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए ताकि उनके राइट्स को बरकरार रखा जाए और इन स्पीशीज़ इन ट्राइब्स को भी बचाया जा सके, राइट। अब यहाँ पर दूसरे डिमांड्स क्या हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ये पहला डिमांड है, इसके अलावा बहुत सारे डिमांड्स ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि ग्रेटर नागालैंड। अब ग्रेटर नागालैंड क्या है, नागालैंड स्टेट यहाँ पर डिमांड कर रही है कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, आसाम के और म्यांमार के नागालैंड में ज्वाइन करके इसको नागालैंड को ग्रेटर नागालैंड बना दिया जाए। उसी तरीके से आसाम बोडोलैंड का डिमांड कर रहा है, और मेघालय ट्राइबल ऑटोनॉमी मेघालय यहाँ पर ये अपना अलग डिमांड कर रहा है। और यहाँ पर एक नया अभी डिमांड आ रहा है त्रिपुरा में, यहाँ पर ग्रेटर त्रिपुरा, राइट। अब न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट पावर डिराइव करता है कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। हम जानते हैं पार्लियामेंट ही ऐसा बॉडी है जो कि किसी भी एक्ट पर या फिर चीज़ों पर काम करता है। आर्टिकल 2 क्या है, तो पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से यहाँ पर नए स्टेट्स बना सकता है। यहाँ पर जो भी कंडीशन उनको लगता है सही है, फिर किसी भी कंडीशन पे जो भी डिपेंडेंसी होती है, उन कंडीशन पे वो नया स्टेट फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट आर्टिकल 2 से पावर डिराइव करता है। जैसे कि सिक्किम, यहाँ पर ये इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2 की वजह से ही इसका यूज़ करके सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया। उसी तरीके से आर्टिकल 3 के अंडर में पार्लियामेंट पास पावर होता है कि वो स्टेट से रिगार्डिंग लॉज को बना सके और नए स्टेट्स भी फॉर्म कर सके, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, एक सैनिटेशन वर्कर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, दिस इज़ पार्ट ऑफ पेपर GS1। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। न्यूज़ में बताया गया है कि सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है MK स्टैलिन, और उन्होंने ये जो भी सदर्न एरिया में जो भी सैनिटेशन वर्कर है उनके अपलिफ्टमेंट और उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। सैनिटेशन वर्कर क्या होते हैं, तो आप जानते हैं जो भी आपके घरों में कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा कचरा क्या आप कह सकते हैं, जो भी फीसेस होते हैं, मान लीजिए अलग अलग जगह पर, अभी तो यहाँ पर सीवेज आ गया है, शहरों में सीवेज आ गया है। अब सीवेज की साफ़ सफाई क्या होता है, कौन करता है, कहीं गंदगी आ जाती है तो ये जो सैनिटेशन वर्कर है यही काम करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं गांव में क्या होता है, जो टॉयलेट्स होते हैं उनके लिए पिट्स होते हैं, घरों में बनाए गए होते हैं, तो उस पिट्स को भी साफ़ करना पड़ता है। तो इन पिट्स को साफ़ करने के लिए सैनिटेशन वर्कर होते हैं। जो नाले होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो सारे चीज़ों का जो सफाई होती है सैनिटेशन वर्कर करते हैं। और इन सैनिटेशन वर्कर के लिए कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली मैन होल्स में जाते हैं, और इसके वजह से इनके हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जितनी गंदगी होती है, गंदगी से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती है, राइट।
अब ये जो जॉब होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में भी है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, लेकिन फिर भी इनके राइट्स के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी प्रोविजंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च किया गया है। स्कीम में क्या गया है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि एक सेंसस या फिर डेटा कलेक्ट बनाया जा सके सैनिटेशन वर्कर का, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा ताकि सैनिटेशन वर्कर का जो भी डेटा कलेक्ट किया जाए उसको एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले ये 5 अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर स्टेट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ये दूसरे लोकल बॉडीज़ में एक्सपैंड कर दिया जाएगा। स्कीम से लगभग 18,859 लेकिन 18,859 परमानेंट सैनिटेशन वर्कर जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही 34,442 टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट यहाँ पर मिलने जाएगा। साथ ही में जो भी प्राइवेट वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। सिग्निफिकेंस क्या होगा, 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट लाया था कि जो भी सैनिटेशन वर्कर है उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, क्योंकि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो भी सैनिटेशन वर्कर है, उनको प्रॉब्लम आता है। और एक एक्ट भी बनाया गया, मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 टू बैन मैनुअल स्कैवेंजिंग। अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, हालांकि ये लॉ के हिसाब से बैन हो गया है। इसी की देख रेख के लिए, इसी के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। तो हाल ही में WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में क्या है हम जान लेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया आपको पता होगा, मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है, जो मॉस्किटोज़ होते हैं आपको बाइट करती हैं तो आपको मलेरिया हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके जो एंटीपोल्स होते हैं, जो फीमेल्स मच्छर होते हैं, इसके बारे में दूसरे वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अगेन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो भी इन्फेक्टेड होते हैं मच्छर, जो मलेरिया से होते हैं, वो किसी को बाइट करते हैं, किसी इंसान को, तो इनके जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंसानों में आ जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और इंसानों को जो होता है मलेरिया हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेरिया किसी को अगर हुआ है तो फीवर, फ्लू, इलनेस, शेकिंग शेल, हेडेक्स, मसल एक, टायर्डनेस, इन सारी चीज़ें ये होती हैं मलेरिया में। मलेरिया को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इससे मौत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मौत इससे हुई हैं, ये फाइंडिंग्स में भी हम देखेंगे। मलेरिया का वैक्सीन भी बन चुका है। इस वैक्सीन का नाम है RTS, ये कंपनी के इनिशियल से इसका नाम दिया गया है और इसको ब्रांडिंग किससे किया जाए तो मॉस्क्यूरिक्स नाम से इसकी वैक्सीन की ब्रांडिंग की जा रही है। और यहाँ पर देखा गया है कि 40% से ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट पाए गए हैं। ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हमारा यहाँ पर देखना क्या है, फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 6,19,000 लोगों की मौत हुई है मलेरिया की वजह से। वहीं पैंडेमिक के फर्स्ट ईयर में 6,25,000 लोगों की मौत हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैंडेमिक के बाद जो डेथ टोल है उसमें रिडक्शन आया है। वहीं 2019 में पैंडेमिक से पहले जो डेथ था वो 5,68,000 था। इसका मतलब क्या हुआ, पैंडेमिक के समय में मलेरिया से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, पैंडेमिक से पहले कम थी, वहीं पर पैंडेमिक बाद ये फिर से रिड्यूस होने लगा। अब यहाँ पर 2020 से 21 के बीच का जो ट्रांजिशन अगर हम देखें, 2020 और 21 क्या था, इस समय यहाँ पर पैंडेमिक डिक्लाइन हो रहा था, कम हो रहा था, तो वहाँ पर बढ़ रहा था लेकिन बहुत ही धीमे रेट से बढ़ रहा था। 2021 में 247 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, वहीं 2020 में 245 मिलियन लोगों की, 2019 में 232 मिलियन की। यहाँ पर आप स्टैट्स देख सकते हैं, ग्रेजुअली ये राइज हुआ है 2019 से 2021 में, ठीक है। और 11 हाई बर्डन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर उनमें से 5 कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, इंडिया, नाइगर एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। यहाँ पर जो डेथ है यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले बात हाई बर्डन कंट्रीज़ है। हाई बर्डन कंट्रीज़ मतलब कि यहाँ पर मलेरिया का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इन 5 कंट्रीज़ में जो डेथ होता है मलेरिया की वजह से वो डिक्लाइन हुआ है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ओवर हियर। उसके बाद हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मलेरिया के लिए, तो इंडिया में 2015 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2016 में ये इसको लॉन्च किया गया था। और कौन से मिनिस्ट्री द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो 2016 से 2030 तक ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाए जाएँ। ये WHO के ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के गाइडेंस में, मतलब एक तरीके से उनकी तरह ही कुछ प्रोग्राम बनाया जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सके, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू कंट्रोल मलेरिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम देखेंगे राशिद सरोवर। दिस इज पार्ट ऑफ GS पेपर 3 साइंस एंड टेक का ये हिस्सा है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है न्यूज़ में। तो राशिद रोवर हाल ही में लॉन्च किया गया SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। SpaceX क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क का आप इनके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट बनाया है जिसके मदद से राशिद रोवर को लॉन्च किया गया। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, राइट। दिस इज़ योर फाल्कन, SpaceX फाल्कन 9। राशिद रोवर है क्या, तो राशिद रोवर अरब दुनिया का सबसे पहला लूनर रोवर है और इसको दुबई के जो रूलर रहे हैं शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम, ये दुबई के फॉर्मल रूलर रहे हैं, इनके नाम पर इस राशिद रोवर को रखा गया है। इस रोवर में जो जर्नी जो लेगा, ये 3085 किलोमीटर का जर्नी ये तय करने वाला है लूनर सरफेस पे पहुंचने के लिए।
ये 4 पहियों का सिर्फ 10 kg का रोवर है और ये कहाँ पर बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में बनाया गया था। 2017 में इस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तब से लेकर इसको अभी तक बनाया जा रहा था। मून पर ये कहाँ जाएगा, तो जो भी मून का जो अर्थ की तरफ हिस्सा जो फेस कर रहा है उसे एटलस क्रेटर भी कहते हैं। इसको हम इस साइड यहाँ पर जाके ये स्टडी करने वाला है। इस रोवर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, माइक्रोस्कोपिक कैमरा है और साथ ही में माइन्यूट डिटेल्स ताकि थर्मल इमेजिंग कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडेड है ताकि वहाँ पर रिसर्च किया जा सके। अब आगे देखेंगे रोवर क्या है, तो रोवर साथ में साथ लैगम्यूर प्रोब ये ले जाएगा ताकि मून के प्लाज्मा को वहाँ पर स्टडी किया जा सके, मून पे डस्ट में स्टिकनेस किए हुए हैं उसको जहाँ पर जाना सके, और यहाँ पर लूनर सरफेस में मोबिलिटी जो है, सरफेस ऑफ मून कैसा है, ये इंडिया के सरफेस से कैसा है, लूनर पार्टिकल्स क्या है, तो सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर हैं वो स्टडी होनी है इस रोवर के द्वारा। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कैसा रोवर है, ये सारी चीज़ें। ये सोलर पैनल है, यहाँ पर इसको एनर्जी मिलती है, 4 चक्के यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका वेट सिर्फ 10 kg है, ये भी आपने देख लिया। कहाँ पर ये बना था ये देख लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जो मिशन है ये वहाँ पर 14 दिन अर्थ है, वहाँ पर 1 लूनर डे या फिर 14 दिन वहाँ पर ये रोवर रहने वाला है, वहाँ पर सारी स्टडी करने वाला है और डेटा इंडिया यहाँ पर UAE में सेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू सॉन्ग बर्ड फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नया स्पीशीज़ पाया गया है, ये क्या है ये देख लेते हैं। तो 6 लोग थे, एक 6 मेंबर टीम थी बर्ड वॉचर्स की, उन्होंने व्रेन बैबलर को पाया अरुणाचल प्रदेश के एक्सपीडिशन में। और ये जो ग्रे बेलीड व्रेन बैबर है, ये बैबलर है, एक तरीके की चिड़िया का स्पीशीज़ है। ये जनरली म्यांमार में पाई जाती है, वहीं पर कुछ चाइना या थाईलैंड में भी कहीं कहीं देखा गया है, लेकिन इंडिया में ये 1998 में देखा गया था, उसके बाद से ये अभी पाया देखा गया। कैसे ये बर्ड वॉचर्स जो होते हैं वो लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं नए नए अलग अलग स्पीशीज़ के। क्यों स्पीशीज़, देखिए स्पीशीज़ जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक स्पीशीज़ हमारे फूड चेन या फूड वेब में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अगर एक्सटेंट होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसी के लिए ऑब्जर्व किए जाते हैं ताकि अगर पता चल सके कि यहाँ पर भी पाई जाती है और ये एक्सटिंक्ट हो रही है तो उनको कंजर्व किया जा सके, राइट। ये स्मॉल एशियन बर्ड्स है, ये मतलब बहुत ही छोटी साइज़ में होती हैं, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। और बर्ड सॉन्ग क्या होता है, तो बर्ड बायोलॉजी में बर्ड सॉन्ग का मतलब होता है कि नेस्टिंग पीरियड के दौरान जो भी आवाज़ें निकालती हैं, चाहे वो अपने डिफेंस के लिए या फिर मेट को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि आगे रिप्रोडक्शन हो, उसके लिए ये बर्ड सॉन्ग कहा जाता है, एक बायोलॉजी का एक टर्म है, राइट। लीसू पीपल होते हैं, ये टिबेटन बर्मन एथनिक ग्रुप होते हैं, माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में भी लोग होते हैं और ये भी इनको मतलब कि ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पर खबरों में क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ रिवैम्प्ड द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम। यहाँ पर नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रखा गया है ताकि इसको 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये है क्या, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक एफर्ट लाया जा रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो भी एफर्ट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इनको सपोर्ट दिया जाएगा ताकि जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनके स्टेट में उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके। इसमें जो भी गैप्स हैं, अभी हम देखते हैं गांव में बहुत ज़्यादा गैप्स है, रोड्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ में तो और ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इन गैप्स को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये लागू किया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी ताकि स्टेट्स अपने एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, गाँव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। और स्कीम में जो मेन प्रोविजंस है, जो मेन काम किए जाने हैं, तो 8 सेक्टर में रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। So this was all about this video. So this was all about today's video. I hope you have understood every topic. If you have any issues or any doubt, you can always write down in the comment box. Thank you for watching today's video. Please like, share and subscribe Board Thakur IAS Academy. And please don't forget to press the bell icon to get all the regular updates of all the videos. Thank you for watching. See you in next video. Till then, goodbye.